बताएं, नदी कितनी अवस्था होती है? नदी की अवस्था कितनी होती है? अच्छा, एक मानव की अवस्था 3, 4, 5, 6, 7, 3, कौन 4, कौन कौन सी? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। वैसे मेजर कितनी होती है? 3 होती है, बचपन, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब जो प्रौढ़ावस्था है मैच्योर है, उसको 2 भाग में बांट दिया। 14 वर्ष से 18 वर्ष को कर दिया किशोर अवस्था, और 18 से ऊपर 30 तक युवा, है ना? ऐसे है 3, ऐसे नदी की भी 3 अवस्थाएं हैं। खत्म, स्ट्रीम एंड हो गई भाई। नेटवर्क ही नहीं आ रहा, क्या करें? ठीक है, आज रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड में भी कैसे क्या होगा? रिकॉर्ड लेक्चर डाल देंगे आज का, है ना? ठीक है, रिकॉर्ड कार्ड डाल देंगे। हाँ, तो नदी कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है ना। पहली कौन सी है? बचपन में बताया नदी का। देखो भाई, है ना, नदी कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना। ध्यान से समझना, सारी आकृतियां समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं भारत की नदियों का उदाहरण देकर समझा दूंगा, है ना, कैसे बन रही है। तो ये कोई नदी है ना, ठीक है, ये कोई नदी बह रही है ना। इसको मान के चलो ये गंगा नदी है ना, ठीक है, बह रही है ना। यहाँ मिलेगा आपको समुद्र, जिसको बोलते हैं मुहाना, जहाँ पर ये जाकर मिलती है ना। इसको मान के चलिए ये समुद्र है। दिखाई दे रही ना पेन? इधर ये मान के चलो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? हिमालय से निकल रही है, हिमालय पर्वतों से आती है ना, ठीक है। ये इसका ओरिजिन हो गया, उद्गम केंद्र, है ना, ठीक है। अब इसको 3 भागों में बांट देंगे, ठीक। अब इसकी 3, ये इसको बोलेंगे हम ऊपरी भाग, है ना। ये नदी का सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ से निकल के आती है ऊंचाइयों से, पर्वतों से, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा? इसका मिडिल कोर्स, मध्य भाग, है ना। और ये कौन सा हो जाएगा? लोअर, निचला भाग हो जाएगा इसका, यानी सबसे लास्ट वाला, ठीक है। इसी को हम जनरल भाषा में बोलें तो क्या बोल सकते हैं इसको? युवावस्था, यंग एज। ये नदी की क्या होती है? यंग स्टेज होती है ना, युवावस्था होती नदी की, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी? मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था, है ना। और ये कौन सी हो जाएगी? ओल्ड स्टेज, वृद्धावस्था। यानी नदी
जवान भी रहती है ना, मैच्योर भी रहती है और बुढ़ी भी हो जाती है ना। अब होती कैसे है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जब यहाँ से निकलेगी तो कैसी रहेगी, इसका बहाव कैसा रहेगा, पर्वतों से आएंगे तो बहाव धीमा रहेगा। युवा है, युवा कैसा है, वायु है, बहुत तेज है ना। फिर जैसे जैसे मैदानों में प्रवेश करेंगी ये तो क्या हो जाएंगी, स्पीड कम हो जाएगी और ये आकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नदी की 3 अवस्थाएं होती है। ओके, अब देखो क्या होता है, यहाँ देखते हैं ना, मैं एक एक से लिखूँगा। अगर हम इनका ढलान देखें, स्लोप कैसा होगा, ढलान कैसा होगा, हिमालय पर ढलान अधिक ऊंचा होगा ना, हिमालय ऊंचा है, वहाँ से निकलेगा तो इनका बहने का ढलान कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, अधिक होगा, है ना। तो इसका स्लोप यानी ढलान कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, हाई रहेगा। अब कोई ढलान से चीज़ नीचे लुढ़केगी तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी, स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी, रहेगी ना, हाई होगी नहीं होगी बताएं। अब जब स्पीड हाई रहेगी तो चट्टानों से आ रही है तो क्या करेगी, अपरदन करेगी, चट्टानों को काटेगी, बहाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, इरोजन होगा, यानी यहाँ पर इरोजन एजेंट काम करेंगे ना, अपरदन के कारक क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। भाई ढलान अधिक है, ऊंचाई ऊंचे से नीचे आ रही है ना, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा, अपरदन, और अपरदन भी कैसा होगा, वर्टिकल होगा, है ना, ऊर्ध्वाधर। बट जो इसमें अपरदन है वो कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, यानी सीधे चट्टानों को काटेंगी ये, जैसे नीचे गिरती है ना नदी तो चट्टानों क्या करेंगे, काटेंगे, तो अपरदन कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। तो ये युवावस्था समझ में आ गई, इसमें क्या क्या होगा, नदी की ऊंचाई से बहेगी तो स्पीड क्या रहेगी, तेज रहेगी, और क्या करेगी ये, अपरदन, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। युवावस्था समझ में आ गई, क्या क्या हो रहा है इसमें, ढलानों पर से निकलती नदी तो उसकी स्पीड हाई होती है और क्या करेगी, अपरदन करेगी। अब इससे ना बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होगा, है ना। अब सीधा काटेगी ये तो इससे आपको मिलेगा वी शेप वैली, वी आकार की घाटी, लिख लीजिएगा आप हिंदी में ना, जगह नहीं है मैं बोल रहा हूँ, वी आकार की घाटी। फिर यहीं मिलेंगे आपको गार्ज, है ना, गॉर्ज जिनको बोलते हैं। अब इनको अलग से एक एक पढ़ेंगे अभी, ठीक। यहीं मिलेंगे आपको कैनियन, कैनियंस मिलेंगे, है ना, और यहीं पे मिलेंगे आपको वाटरफॉल, झरने। युवावस्था में कौन कौन सी आकृतियाँ बनेंगी, वी आकार की घाटी, कैनियन, पहले लिख लेना जॉर्ज या गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, ये बनेंगे किससे, इरोजन से, अपरदन से, ठीक है ना। और अपरदन कैसा हो रहा है इसका, ऊर्ध्वाधर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रौढ़ावस्था पर, इसका ढलान कैसा रहेगा, इसकी तुलना में कम होगा, यानी कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ढलान डिक्रीज होगा, कम होगा, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बताएं, कम होगी, स्पीड भी कम होगी, तो इसमें क्या होगा फिर,
इसमें दोनों एक मिलेंगे आपको, अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा, इरोजन भी होगा और डिपोजिशन, दोनों प्रकार के कारक काम करेंगे यहाँ। ठीक है, भाई स्पीड कम हो जाएगी तो कुछ चीज़ें जमने भी लग जाएंगी, जैसे ये बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही हैं इधर। ठीक है, अब जैसे ही उसका बहाव कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, तो बड़ी चट्टानें क्या बहा कर ले जा पाएगा पानी? नहीं बहाएगा ना। तो उससे क्या होगा, फिर निक्षेपण भी होना शुरू हो जाएगा, और जो छोटी छोटी चट्टानें हैं उनका इरोजन भी होता रहेगा, क्योंकि अभी गति एकदम कम नहीं हुई, अभी मीडियम हो गया वो, है ना। तो बड़ी चट्टानें नहीं बहा पाएगा, इसका मतलब निक्षेपण भी स्टार्ट हो जाएगा और अपर्दन चलता रहेगा। तो इससे कौन कौन सी आकृतियाँ बनेंगी? इससे मिलेंगे आपको एल्यूवियल कौन, जलोढ़ शंकु, है ना, जलोढ़ शंकु मिलेंगे, जलोढ़ पंख मिलेंगे, फैन, एल्यूवियल फैन। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेंगे फ्लड प्लेन, है ना, बाढ़ मैदान, फ्लड प्लेन, बाढ़ के मैदान। और इसी में मिलेंगे आपको नेचुरल यानी प्राकृतिक तटबंध, लेवीज, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, नेचुरल लेवीज। और यहीं पर देखने को मिलेंगे आपको रिवर आइलैंड, है ना, ये रिवर आइलैंड आगे क्रिया में मिलेंगे। तो ये कुछ आकृतियां बनेंगी यहाँ पर, है ना, कहाँ पर? प्रौढ़ावस्था में, और भी बहुत सारी बनेंगी, वो सब देखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये है एल्यूवियल शंकु यानी जलोढ़ शंकु। बताऊंगा अभी क्या होते हैं, फिर जलोढ़ पंख लिख लेना, फिर बाढ़ के मैदान और प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, और यहीं पे मिलेंगी आपको नदी वेदिकाएं, है ना, वेदिकाएं, रिवर टेरेस, टेरेस, है ना, रिवर टेरेस, नदी वेदिकाएं। वेदिकाएं समझते हैं ना, वेदिकाएं क्या होती है? वेदिकाएं क्या होती है? वेदिकाएं नाम सुना होगा आपने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वेदिकाएं क्या है? कुछ नहीं है, सीढ़ियाँ देखिए ना छत पर चढ़ने के लिए, जीने, वही ये वेदिकाएं, है ना। तो नदी भी ऐसी आकृति बनाती है, वो पढ़ेंगे कैसे बनाती है ना। तो ये दोनों समझ में आ गए, यंग स्टेज और मैच्योर स्टेज। यहाँ अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ स्लोप कैसा रहेगा? यहाँ स्लोप 0 हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, है ना। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी इसकी? लगभग 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, ओनली निक्षेपण की क्रिया होगी, है ना, एंड डिपोजिशन ही होगा। यहाँ क्या होने लगेगा? निक्षेपण, क्योंकि पानी बह ही नहीं रहा, ये लास्ट अवस्था आ गई नदी की, है ना। तो यहाँ और निक्षेपण कैसा होगा? ये क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। ठीक, यहाँ पर भी जो अपर्दन और जो निक्षेपण है वो कैसा रहेगा? क्षैतिज रहेगा, है ना। ठीक है, अब इससे भी कुछ आकृतियां बनती है, इससे बनेंगे ना। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे नदी द्वीप, इसमें आपको देखने को मिलेंगे डेल्टा, है ना। इसमें आपको मिलेंगे संप्राय मैदान, ये दोनों के बीच का भाग है, पेनी प्लेन्स, है ना, संप्राय मैदान।
ठीक है। एक चीज़ और मैं लिखवा दूंगा सब, है ना, अब इसमें आएंगी नहीं, मैं जब आकृति पढ़ाऊंगा पूरा करवा दूंगा, है ना, जो छूटी हुई है। तो ये अवस्था समझ में आ गई, कैसे आकृति बनेगी नदी से, अपर्दन से बनेगी और निक्षेपण से भी बनेगी। चित्र समझ में आया? ये आया नहीं आया बताएं, शॉर्ट में बता दें एक बार, है ना। शॉर्ट में कैसे बताएं? शॉर्ट में ऐसे बताएं, ऊपरी भाग खत्म, मध्य भाग खत्म, निचला भाग खत्म, शॉर्ट में हो गया। भाई नदी की 3 अवस्थाएं, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज, है ना। अब यंग स्टेज में क्या होता है, युवा बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी उन, है ना, जब नदियाँ ऊंची पहाड़ों से निकलती है तो बहुत तेज बहाव होता है उसमें, ठीक है। अब बहाव होगा तो स्पीड ज़्यादा ही रहेगी, ठीक। तो ज़्यादा होगी तो यह क्या करेगी, जो भी अपने रास्ते में आएगा सबको उड़ा के ले जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। बाढ़ आती देखिए, कहानी सुनाऊंगा आज बाढ़ पर एक, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपर्दन होगा। और कैसा होगा अपर्दन? ऊर्ध्वाधर, यानी सीधा आएंगी, जैसे ऊपर से नीचे गिरेंगी तो सीधा काटेंगी चट्टानों को। अब इससे बहुत सारी आकृतियाँ बनेंगी, वी शेप वैली, गॉर्ज क्या होता है, कैनियन, है ना, और जलप्रपात, सब पढ़ेंगे। ऐसे ही मैच्योर स्टेज में क्या होगा, इसका ढलान थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हिमालय से निकल रही थी, अब कहाँ पर आ गई, मैदानों में आ गई, यानी शिवालिक के नीचे आ गई नदियाँ अब, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश वाले में, उत्तराखंड वाले में। तो वहाँ पर इनकी स्पीड क्या हो गई, कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें रुकने लग जाएंगी, जमने लग जाएंगी, और छोटी छोटी उनका अपर्दन होता रहेगा। अब इससे बहुत सारी आकृतियाँ बनेंगी। हम देखेंगे जलोढ़ शंकु क्या होते हैं, जलोढ़ पंख क्या होते हैं, बाढ़ के मैदान क्या कैसे होंगे, है ना, प्राकृतिक तटबंध, नदी वेदिकाएँ, ठीक, ये देखेंगे। इसके बाद वृद्धावस्था, इसमें क्या होगा, स्पीड लगभग 0 हो जाएगी, क्योंकि ढलान भी इसका 0 रहता है। तो इससे क्या होगा, केवल निक्षेपण होगा। और इससे भी फिर हमको ये देखने को मिलती है, नदी द्वीप बनते हैं ना, डेल्टा बनते हैं, मैदान बनते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक एक को पढ़ते हैं ना। अब हेडिंग डाल लेना आप, नदी अपर्दन से बनने वाली आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ, है ना। लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर इरोजन, ठीक है। नदी अपर्दन से बनने वाली आकृतियां स्थलाकृतियां, है ना, ठीक है। क्या होंगी बताएं, अभी पढ़ा था अपर्दन से, ठीक है ना। तो अपर्दन से इसमें आप सबसे पहले लिखना वी शेप्ड वैली, है ना, वी आकार की घाटी, अब ये वी आकार की घाटी क्या होगी भाई, मान के चलो ये कोई पहाड़ है ना, ऐसे ये पर्वत है और इनके बीच से क्या बह रही है, ये नदी प्रवाहित हो रही है ना ऊंचाई से, ठीक है। अब जब पहाड़ों में नदी बहती है तो बहुत हाई स्पीड होती है, तो चट्टानों क्या करती है, सीधा काटती है, सकरी सी खाई बनाती है, जिसकी आकृति कैसी दिखती है हमें, वी जैसी दिखती है। कैसी? वी जैसी आकृति दिखती है उसकी, इसलिए उस घाटी को हम क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी। यानी जब नदी कैसा अपर्दन करे, अपर्दन के दौरान क्या हो, चट्टानों को इस प्रकार काटे
कि वो एक सकरी सी घाटी बना ले। अब वो घाटी कैसी दिखती है हमें, अंग्रेजी जो वर्णमाला का अक्षर है वी, उसके जैसी दिखती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। वहाँ देखेंगे कौन सी बन रही है ना, आ रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें, पहाड़ों में मिलेंगे, हिमालय में, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। वी आकार की घाटी क्या होगी, एंड जब नदी क्या होगी, पहाड़ों से गुजरेगी तो वो चट्टानों का क्या करेगी, ऊर्ध्वाधर अपर्दन करेगी और एक घेरी सी घाटी बना लेगी, सकरी सी, जिसकी आकृति कैसी है, वी के जैसी है, इसलिए इसको वी आकार की घाटी बोलते हैं, ठीक। दूसरी आकृति मिलेगी आपको इसमें, गॉर्ज। ये गॉर्ज क्या है, वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप है, वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप, यानी इससे बड़ा वाला जो कटा हुआ भाग मिलेगा उसको क्या बोल दिया, गार्ज बोल दिया। यानी ये क्या हो, थोड़ा और चौड़ा हो जाए ऐसे, है ना, ऐसे चौड़ा हो जाए तो इसको इन्होंने बोल दिया क्या, गॉर्ज बोल दिया। यानी वी का ही बड़ा रूप है ये, जो वी शेप वैली है ये सबसे छोटा भाई है, उसके बाद ये बड़ा आ गया, अब इसके बाद एक और बड़ा आता है, 3 भाई है ना, ऐसे समझ लेना 3 भाई है, एक का नाम हो गया वी शेप, दूसरे का नाम हो गया गॉर्ज, और तीसरा मिलेगा आपको कैनियन। ये गॉर्ज का बड़ा रूप है, ठीक है। ये किसका बड़ा रूप मिलेगा आपको, गॉर्ज का बड़ा रूप। जो गॉर्ज मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ना वहाँ पर, इनमें देखने को मिलेंगे गोर्ज। जैसे आपने सुना होगा दिहांग गोर्ज, अरुणाचल प्रदेश में है ना, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। और जो केनियन है इसका उदाहरण मिलेगा आपको, अमेरिका की नदी है एक, कोलोराडो नदी है ना, कोलोराडो नदी, ये केनियन बनाती है, जिसको बोलते हैं हम ग्रांड कैनियन। ये विश्व का सबसे बड़ा है ग्रांड कैनियन। ये 3 नंबर में प्रश्न भी आया एक बार, है ना, कि ग्रांड कैनियन क्या है, तो क्या है ये, कैनियन ही है ना। इससे बनता है, ये नदी अपर्दन से बनने वाली एक आकृति है, जो कहाँ पर बना हुआ है, अमेरिका में, है ना, जो सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा है ये ग्रांड कैनियन, ठीक है। तीनों आकृति समझ में आ गई। यानी छोटा क्या हो गया, वी आकार की वैली, उससे बड़ा रूप गॉर्ज, उससे बड़ा रूप कैनियन, ठीक। ये मिलेगा आपको कोलोराडो नदी पर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, है ना, लिखना है, लिखिए, है ना। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अगली आकृति मिलेगी इसमें आपको, जलप्रपात। और रैपिड्स, जलप्रपात और क्या मिलेंगे, छिप्रिका, नदी छिप्रिका, है ना,
जलप्रपात तो देखे होंगे आप लोगों ने, कैसे होते हैं? हाँ, चलो ये नदी बह रही है ना, ठीक है, नदी बह रही है ना, और ये क्या करे, अचानक से ऐसे नीचे गिरे, है ना, ये क्या हो जाएंगी, चट्टान हो जाएगी ये। और नदी जब ऐसे अचानक से ऊंची चट्टानों से नीचे गिरती है और इसकी ढाल कैसी हो, एकदम खड़ी, और क्या हो, ये बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जलप्रपात। जलप्रपात, ठीक है। क्या होगा जलप्रपात? जब कोई नदी क्या हो, खड़ी ढाल से बहुत नीचे गिरे, यानी उसकी ऊंचाई क्या हो, बहुत अधिक ऊंचाई से नीचे गिरे, और ढाल भी कैसा हो उसका, एकदम लंबवत हो, खड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? जलप्रपात कहेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, नाम बताओ। आपको मिलेगा एक एंजल जलप्रपात, है ना, यह मिलेगा आपको वेनेजुएला में, है ना। भारत में मिलेंगे आपको नियाग्रा, कहाँ पर है नियाग्रा? छत्तीसगढ़ में, है ना। एक मिलेगा आपको जोग या गरसोप्पा, है ना, जोग जलप्रपात, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है ना, आपके बालाघाट में भी होंगे, ठीक है, देखे होंगे सबने जलप्रपात, तो जलप्रपात तो देखे होंगे शायद। बालाघाट में भी है, क्या नाम है? जाना फिर देखने, है ना, ठीक है। जलप्रपात समझ में आ गए। अब छिप्रिका है ना, इसी में है एक छिप्रिका, ये छिप्रिका क्या होगी, जलप्रपात का उल्टा होगी, है ना। इसमें क्या होगा, ढाल भी कम रहेगा, है ना, और इसकी ऊंचाई भी कम रहेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? छिप्रिका बोलेंगे, यानी जलप्रपात का छोटा भाई, ठीक है। जलप्रपात का छोटा भाई या बहन छिप्रिका है, ठीक है, वो सब जलप्रपात है ना। इनका ढलान भी क्या हो, मान के चलो ये नदी, ये तो जलप्रपात हो गया, अब ये कैसा हो, ऐसे हो, ऐसे, है ना, इसका ढलान भी कम है और ऊंचाई भी कम है, जब ऐसे नदी बहे तो उसको बोलते हैं नदी छिप्रिका, ठीक है। इसकी तुलना में, जलप्रपात की तुलना में उसका ढलान भी कम हो, यानी और वो नीचे भी बहुत कम गिरे, ऊंचाई से ना गिरे कोई नदी सीधी, तो उसको क्या कहेंगे हम? छिप्रिका कहेंगे, ठीक। आ गई ये समझ में। इसके बाद अगली आकृति मिल, हटाओ, लिखिए जल्दी, है ना, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा दोबारा, है ना। हो गया। अगली आकृति मिलेगी आपको इसमें जलगर्तिका, जल गर्तिका, इसको बोलते हैं पॉट होल्स। मान के चलो ये कोई नदी बह रही है ना, ठीक है भाई, नदी बह रही है। अब आपने सुना है कि नदी में भंवर पड़े होते हैं, सुना होगा ना, कहीं कहीं पर भंवर पड़े होते हैं, तो वो भंवर क्या होते हैं? ऐसा पानी घूमता रहता है, सुना होगा ना। तो मान के चलो यहाँ पर ऐसे पानी घूम रहा है किसी जगह पर, तो इसके साथ चट्टानें भी घूमेंगी, चट्टानें घूमेंगी नहीं घूमेंगी? घूमेंगी ना। मान के चलिए छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं, तो ये घूम कर क्या करेंगे, यहाँ पर गड्ढा बना देंगे,
मिलता है ना, कोई कोई जगह पर आप नदियों में नहाने जाते हैं तो बोलते हैं उस जगह पर मत जाना, वहाँ गहरी खाई है। उन्हीं उन नदियों में जो ऐसी गहरी खाई होती है या भंवर पड़ रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? जलगर्तिका। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? कहीं पर नदी पर जाना है ना, ऐसी नदी पर जो रहस्यमयी हो, तो वहाँ बोलेंगे फिर आपसे है ना कि उस जगह पर मत नहाना वरना वापस नहीं आओगे। तो क्या है, वहाँ भंवर रहता है, पानी वहाँ घूमता रहता है और चट्टानें, उसमें कंकड़ पत्थर घूमते रहते हैं, तो बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। अच्छा, किसी ने वो देखा है खुदाई करते हैं मशीन से? जो कैसे करते हैं? वो भी तो गोल गोल ही घूमता है ना, तभी तो जाकर खुदाई होती है। तो यहाँ भी तो पत्थर गोल गोल घूम रहे हैं, तो उसको काट देंगे और गहरा गड्ढा बन जाएगा, वो पानी उसमें भंवर पड़ा रहता है, तो फिर गए उसमें तो घूमते रहोगे, बाहर नहीं आओगे। इसलिए वहाँ नहाने की मना करते हैं ना। गहराई भी है, ठीक है, कैसे निकलोगे? अगर तैरना नहीं आता तो फिर फंस जाओगे उसमें। तो इनको क्या बोलेंगे हम? जलगर्तिका। ठीक है, आगे समझ में? सब है ना, आपकी जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल है सारे, अगर आप दुनियादारी समझते हो, इधर उधर घूमे हो तो, है ना। इसलिए भूगोल तो बस अपने आसपास है पूरा, बस इंटरलिंक करना है कहाँ किसे क्या करना है ना। अब नदी जिसने नहीं देखी उसको क्या समझ में आएगा? नदी से तो सारी आकृतियाँ बन रही है ना। अब भूगोल पढ़ रहे हो तो जाया भी करो, आपके पास तो बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ, है ना। वैनगंगा के पास गया कोई? जाते हो वैनगंगा में नहाने? गया? वहाँ भी ये सुना है मैंने, कुछ ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर भंवर पड़ रहा है ना। मैं अभी तक नहीं गया है ना, इसी डर से। ठीक है, जलगर्तिका समझ में आ गई। छठवां लिखना अब, नदी वेदिकाएं। रिवर टेरेस। टेरेसेस, ठीक है। अब वेदिकाएं यानी आप समझ लेना सीढ़ियाँ, है ना, जिनसे हम छत पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना। और आजकल एक वो डायलॉग भी चल रहा है ना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। ऐसा कुछ डायलॉग चल रहा है ना, हमें तो आसमान तक जाना है। तो वही सीढ़ियाँ हैं ना जिनसे हम छत तक जाते हैं। ठीक है, तो नदी भी ऐसा ही करती है। जब इसमें अपर्दन होता है तो मान के चलो ये नदी का बहाव क्षेत्र है ना, ये बह रही है नदी इसमें। अब कुछ दिनों बाद इसका पानी क्या हुआ? कम हुआ। तो ये यहाँ से ना बहते हुए इसने क्या किया, ऐसे ही रास्ता बन गया, ये हट गया। फिर कुछ दिनों बाद फिर पानी कम हुआ तो यहाँ पर ये तट बनते गए और ऐसे क्या बन गई, ये सीढ़ियाँ बन रही ना, ऐसी आकृति, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? जलगर्तिका। मैं अच्छे से बना देता हूँ एक। जब इस प्रकार की आकृति में कोई नदी बहे, है ना, ऐसे जब इसमें कोई नदी बह रही है और ऐसी उसके आसपास आकृति बन जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? नदी वेदिकाएं। ठीक है ना। है ना, ये नदी बह रही है, ठीक है। ऐसे पहले इसका पानी यहाँ तक था, लेकिन पानी कम हो गया तो फिर नीचे आया, तो इसने फिर इस जगह को काट दिया, फिर नीचे आया, फिर काट दिया। अब ऐसे काटते काटते आए तो ये क्या बन गई? एक सीढ़ीनुमा आकृति बन गई ना। जैसे आप बावड़ियों में नहाने जाते हो, बनी होती है ना वो सीढ़ियाँ, या तालाबों में बनी रहती है, ऐसा ही है। आ गई वेदिकाएं समझ में? आई नहीं आई? आई। कितनी आई? पूरी पूरी आई या थोड़ी थोड़ी आई? हल्की हल्की आई है ना। अब इसमें क्या हल्का हल्का आया है बताओ मुझे? पूरा तो समझा दिया, हल्की हल्की क्या आई वो तो बताओ भाई।
कि हल्की में ये आया सर? कुछ भी तो नहीं है। पहले नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ तक था? यहाँ तक था। अब पानी उसमें कम हो गया बेचारी, में क्या करें? मानव ही ऐसे हैं कि पानी कम कर दिया है ना, बारिश कम हुई तो ये यहाँ तक रह गई। फिर और सूखी नदी यहाँ तक आ गई। अब उसने क्या किया, पहले यहाँ तक थी, जैसे ही नीचे आई फिर ये यहाँ काट दिया उसने, तो ऐसी आकृति बन गई। फिर नीचे आए तो ऐसी आकृति बनाती बनाती आ गई, और दोनों तरफ बनेगी क्योंकि पानी दोनों तरफ से घटेगा। तो इनको क्या बोलेंगे? नदी वेदिकाएं। किससे बन रही है? अपर्दन से। ठीक है, क्लियर? अगली आकृति लिखो, है ना। ऐसे कैसे मेंस में प्रश्न आएंगे? नदी अपर्दन से बनने वाली आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए, और 11 नंबर में पूछ लेगा। और आपको कोई कल प्रश्न लिख के लाना है, मैं करवा रहा हूँ अभी, बस ऐसे लिखना है। PDF भेज दी, किताबी भाषा उसमें मिल जाएगी आपको लिखने के लिए, है ना। समझा मैं रहा हूँ? ठीक है ना। किताबी भाषा याद ना है तो जो चित्र बनाओ ना वही लिख दिया करो। अगर चित्र बनाना सीख गए तो भाषा तो हर कोई बना देगा, उसमें क्या है। अगली आकृति लिखना आप, रिवर मियांडर्स, नदी विसर्प। अच्छा, सर्प तो सब जानते हैं ना। सर्प क्या होता है? सांप, है ना। नाग नागिन के नाटक खूब देखे होंगे आपने, नागिन 2.0, नागिन 3.0, है ना। नए नए एपिसोड आते हैं, नए नए वेरिएशन आते हैं ना। हमारे ज़माने में एक ही नागिन हुआ करती थी जब हम देखा करते थे ना। अब तो पता नहीं कितने सारे नागिनें आ गई। ठीक है ना। और कुछ लोग केवल नागिन को ही देखते हैं और किसी को नहीं देखते, है ना। नागिन पे ध्यान रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मतलब होगा उसका? नदी कैसी आकृति बना है? सांप के जैसी। सांप कैसे चलता है? ऐसे। तो नदी क्या होती है? जब बहकर मैदानों में आती है, जैसे मैंने बताया था, ये पर्वतों से निकली नदी है ना, पहाड़ों से निकली यहाँ से। अब जैसे ही मैदान में आएगी तो वहाँ तो बहावता तो सीधी बहेगी, जैसे मैदान में आएगी जैसे रास्ता मिलेगा वैसे चलेगी। तो मान के चलिए नदी कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, ऐसे, है ना। ये मैदान हो गया, ठीक है। मैंने इधर से निकाल दिया इसको, तो मैं यहाँ पर्वत लिख देता हूँ, है ना। पर्वतों से आ रही नदी, ठीक है। ये ऐसे बह रही है और ऐसे जाकर कहाँ मिल जाएंगी? कहाँ मिलती नदियाँ? समुद्र में, है ना। तो जब नदी क्या हो, मैदानों में आकर, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत धीमी हो जाती है, तो ये ऐसे बहेगी फिर, है ना। आलस आने लग जाते हैं इसको भी भाई। युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में थोड़े थोड़े आलस आ जाते हैं, और जैसे ही वृद्धावस्था के नज़दीक होते हैं फिर तो कहीं जाने का मन नहीं करता, फिर तो रेंगते हैं हम, जैसे सांप रेंगता है। और जब ये रेंगती है तो जिधर ढलान मिलता है उधर लुढ़क जाती है। मान चलो इधर से आ रही थी, इधर ढलान मिल गया, इधर लुढ़क गई, इधर थोड़ा ऊंचा हुआ फिर नीचे आ गई, फिर और ऊंचा हुआ तो मान चलो इधर चली गई। ऐसे ऐसे घूमती घूमती ऐसे जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? नदी विसर्प, रिवर मियांडर्स। ठीक है भाई। और ये आपको मिल जाएगा, अमेजन नदी को देखना आप। अमेजन नदी कहाँ है? ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील, है ना। अमेजन नदी विश्व की सबसे, अब मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, है ना, लंबी है या बड़ी है?
लॉन्गेस्ट है या ग्रेटेस्ट है? लॉन्गेस्ट है या ग्रेटेस्ट है? बड़ी है या लंबी है? लंबी है। बड़ी है। बड़ी वाले कितने हैं? वेरी गुड। और लंबी वाले कितने हैं? 1 2 3। लंबी वाले हैं 1 2 3। भाई आपकी मेजॉरिटी कम हो गई है ना, बट गलत हो आप लोग, है ना। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है ना, बड़ी का मतलब फैला उसका एरिया चौड़ाई में। लंबी नील नदी है, सबसे लंबी नील नदी है ना। कहाँ है नील नदी? अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। हाँ, मिस्र से होकर बहती है वो, ठीक है। कहाँ से निकलती है मैंने बताया था, न्यू टेक्टोनिक में, विक्टोरिया झील के पास से, ठीक है। और कहाँ पर जाकर मिलती है? भूमध्य सागर में। बहाव किस दिशा की ओर उसका? दक्षिण से उत्तर की ओर। अमेजन कैसे बहती है? अब अमेजन को ढूंढ के लाना कैसे बहती, पहले तो एटलस में जाकर ढूंढना कहाँ है। यहीं मिलते हैं आपको अमेजन के जंगल, इसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े एनाकोंडा मिलते हैं ना, जो जिंदा आदमियों को निगल जाते हैं और 50 मतलब वो बोलते हैं ना, डकार भी नहीं लेते, उनको किसी पाचक की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे पचा लेते हैं। एनाकोंडा है ना, सीधा निकल जाएंगे, और पता ही निकलते हैं किधर से, पहले खोपड़ी को ही निकलेंगे ताकि कोई हरकत ना करे बाद में। अगर पैर से निकलेगा तो हाथ पैर फैलाएंगे ना, जैसे गर्दन गई सब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो एनाकोंडा भी जानता है किसको किधर से पकड़ना है। ठीक है, नदी भी सब समझ में आ गया। अगली आकृति लिखना आप इसमें, संप्राय मैदान है ना, ये प्रश्न आया 2018 में। संप्राय मैदान क्या है? 3 नंबर में ना, संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। ठीक है, तो ये पेनी प्लेन किन से बनते हैं? ये अपर्दन के द्वारा भी, अपर्दन प्लस निक्षेपण। जब नदी की क्या होती है, अंतिम अवस्था होती है ना, अंतिम अवस्था और प्रौढ़ावस्था के जो बीच का टाइम पीरियड यानी खत्म होने वाला है, वहाँ पर ये मैदान बनते हैं ना। तो निक्षेपण और अपर्दन के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं हम? यानी ये क्या लाएंगे? अपर्दन के द्वारा अवसाद बहाकर लाएंगे, है ना, और ये क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। और जब बहुत सारा हो जाता है तो इनसे क्या बन जाते हैं? एक समतल मैदान बन जाते हैं, जिनको संप्राय मैदान बोलते हैं। ठीक है, अब मैदान का डायग्राम तो कैसे बना दो आप, ये बन गया मैदान बस, और इसके पास से नदी गुजार दो। ठीक है, हो गया। ये 3 नंबर में पूछा था 2018 में, संप्राय मैदान क्या है। पहला एक क्वेश्चन था ना उसमें, जब अपन पीडीएफ में से प्रश्न डिस्कस कर रहे थे। दिक्कत तो यही है ना, पढ़ते कहाँ हैं आप लोग। पेपर भेजा है मैंने, देखा। पहला प्रश्न क्या था? पहला पेपर किसका था? हिस्ट्री का था ना, पार्ट है तो देखा ही नहीं सर, क्या बताएं, है ना। ये हो गए हमारे अपर्दन से बनने वाली आकृतियां, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद निक्षेपण से बनने वाली आकृतियों पर आते हैं ना, आ जाएं। ये भाई जब नदी बहती है, बह रही है, अब इसकी स्पीड क्या हो, बहुत धीमी हो जाए, है ना, स्पीड क्या हो जाए, तो अपने साथ जितने भी ये कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू रेत जो भी बहा के लाती है, उनको क्या करती जाती है? ऐसे इकट्ठा करती जाती है। अब ये इकट्ठा करेगी तो यहाँ मैदान तो बनेंगे, समतल सी जगह बन जाती है ऐसी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? संप्राय मैदान। ठीक है, आपने गंगा के मैदान का नाम सुना होगा, नदियों से बना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आप लोगों को, है ना,
ये तो सारी की सारी क्या हो गई, नदी के अपर्दन से बनने वाली आकृतियाँ। अब निक्षेपण से बनने वाली आकृतियों के पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना, वही जो भी पहले क्या बताया था मैंने शुरुआत में, नदी की अवस्था। ठीक, अब इसमें देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, है ना। अपर्दन और निक्षेपण होता है, उससे क्या क्या होगा, ठीक है। ये मैदानों के कुछ भाग है ना, बता रहा हूँ अभी क्या क्या है। आपने नाम सुना होगा इनका बहुत, इसको बोलते हैं बहावर, इसको बोलते हैं तराई। मतलब किसको बोलते हैं मैं बताऊंगा, है ना। एक नाम होता है खादर, एक नाम मिलता है बांगर। इनका इंग्लिश भी सेम है, बाबर, तराई, खादर और बांगर, ठीक है। नाम सुनोगे आपने, ये सुने हैं ना। अब होते क्या है वो देखते हैं ना। जब नदी बहकर आती है तो सबसे पहली अवस्था कौन सी इसकी, युवावस्था। वहाँ क्या करती है, चट्टानों को काटती है ना, और बहा के लाती है मोटे मोटे चट्टान। अब जैसे ये मैदानों में प्रवेश करेंगी तो मोटी मोटी चट्टानें क्या होंगी, जमा होने लगेंगी। तो जो सबसे पहले बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ऐसी, है ना, मोटी मोटी चट्टानें, जो मोटी मोटी चट्टानों वाला क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। सबसे पहले ये वाला इलाका बनता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होंगी, मोटी मोटी चट्टानें, और ये इनकी आकृति कैसे हो जाती है, इकट्ठा होते हैं तो शंकु जैसा बन जाता है। इन्हीं को फिर जलोढ़ शंकु बोलेंगे अभी आगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पर जो ये कण हैं, पार्टिकल्स हैं, इनका साइज कैसा है बताएं। लार्ज है, बड़ा है ना, ठीक है। अब एक चीज़ होती है पोरोसिटी, सरंध्रता, नाम सुना होगा शायद। क्या होती है सरंध्रता, ये कैसी होगी इसकी, सरंध्रता के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, बता देता हूँ, है ना। उदाहरण से बताऊँ या वैसे बता दूँ, उदाहरण से बताऊँ। अभी क्लास में कितने लोग हैं, जितने भी हैं ना, मैं बोलूँ आपसे यहाँ से उधर भाग के आओ, भाग लोगे आराम से। अब मैं इसमें भर दूँ 200 लड़के, 200 स्टूडेंट्स की भीड़ हो जाए इसमें पूरे में, तो भाग पाओगे आसानी से, नहीं भाग पाओगे ना। तो वही सरंध्रता है, यानी इसमें किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, यानी उसको कितना वो ले सकता है। अगर यहाँ पर इलाका पूरा खाली है तो हम आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, और जैसे ही बहुत ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा, आसानी से नहीं जा पाएंगे, भीड़ में नहीं जा पाते ना आसानी से हम। तो वही है सरंध्रता, यानी यहाँ पर कोई चीज़ कितनी आसानी से आ रही है या जा रही है। तो यहाँ पर ये जब कण के साइज क्या हो, बड़े बड़े हो, बड़े बड़े हैं तो इनमें से पानी आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। बड़ी बड़ी चट्टान निकल जाएगा पानी में, क्या है भाई, ये इतना बड़ा चट्टान, अब इसमें इतना बड़ा गैप है, ये ऐसे गैप है सभी में ये, तो इनसे पानी तो आराम से निकल जाएगा ना। तो इसकी जो सरंध्रता है वो कैसी होगी, अधिक होगी, है ना, हाई होगी। जब सरंध्रता अधिक होगी तो एक और शब्द आता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी ग्रहण क्षमता या जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता।
अब बताओ, दिमाग लगाओ, ये कैसी होगी? ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा या कम? भाई पानी रुकेगा ही नहीं तो ग्रहण कहाँ से कर पाएगा? कम होगी ना, ये तो पानी निकल जाएगा। जल ग्रहण क्षमता नहीं, जल को रोक के रख रहा है कि नहीं रख रहा है वो? तो यहाँ तो पोरोसिटी हाई है, पार्टिकल बड़े बड़े हैं, तो पानी तो आराम से बह जाएगा, दिखेगा ही नहीं हमें। चट्टाने चट्टाने दिखेंगे, पानी है भी कि नहीं है। तो इसकी जल ग्रहण क्षमता कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, समझ में आया ये? तो यहाँ इस क्षेत्र में हमको नदियाँ क्या दिखती है? लुप्त। जैसे यहाँ से निकल रही है, यहाँ भाबर क्षेत्र आ गया तो गायब, आगे निकलेंगी। आप जंगलों में जाना, वहाँ बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, वहाँ नाले बहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, अब पानी बहता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ चट्टानें बड़ी बड़ी पाई जाती है। अब उनके नीचे से पानी तो बह रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम तो अंधे हो गए, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, सरस्वती गायब हो गई नदी, हरियाणा में जो बहती थी, वो ऐसे ही, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इसी का कारण है कि चट्टानें बड़ी बड़ी है और पृथ्वी के नीचे नीचे बह रही है। पृथ्वी पर लोग क्या ज़्यादा पापी हो गए तो वो धरती में समा गई, है ना? पाप बढ़ के लोग हो गए। तो मुझ में स्नान करने आते थे तो मेरा पाप बढ़ाते थे, इसलिए मैं खुद ही नीचे गायब हो गई, है ना? तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ चट्टानें क्या है, कण बड़े बड़े हैं, तो जल रोकने की क्षमता नहीं है उसमें, तो वो क्या हो गई, चट्टानों नीचे विलुप्त हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया, है ना? इसके बाद कण कैसे मिलेंगे? फिर थोड़े छोटे छोटे आएंगे, है ना? कण कैसे मिलेंगे? फिर ऐसे मिलेंगे छोटे छोटे, इसकी तुलना में, है ना? ठीक है, अब इनका पार्टिकल साइज कैसा होगा बताएं? स्मॉल हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे? तो छोटे रहेंगे, छोटे रहेंगे। ठीक है, इनकी पोरोसिटी कैसी होगी? अब बताओ कैसी होगी? अब वो सट गया, पास पास आ गए, तो इनको पानी निकलने के लिए क्या जगह बहुत कम मिलेगी, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगी, सांद्रता भी इसकी कम हो जाएगी। और WRC जल ग्रहण क्षमता कैसे हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब क्योंकि ये पानी ज़्यादा रुक रहा है तो अधिक हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? हाँ, तो ये तराई तो है, पहले नाम क्यों लिखे मैंने? ये भाबर है, बड़ी बड़ी चट्टानों वाले, फिर तराई वाले मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपको खादर और बांगर, है ना? इसको बोलते हैं पुराना जलोढ़, और इसको बोलते हैं नया जलोढ़, न्यू एल्यूवियल और ओल्ड एल्यूवियल। अब ये क्या होते हैं वो भी समझाता हूँ। ये दोनों तो समझ में आ गए ना? सबसे पहले भाबर प्रदेश मिलेगा, या मोटी मोटी चट्टानें मिलेंगी, पानी गायब हो जाएगा। इसमें थोड़ा कम मिलेगा तो हमें पानी दिखेगा, है ना? क्योंकि यहाँ की पोरोसिटी क्या है, कम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फिर बिल्कुल बारीक बारीक आ जाते हैं ना, और ऐसे बारीक बारीक मिलेंगे, है ना? तो यहाँ पे लगभग क्या बनने लगते हैं, मैदान टाइप से बनने लग जाते हैं ना। और ये कैसे मिलेंगे, बिल्कुल पतले पतले। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ये समझ लेते हैं कि पुराना जलोढ़ क्या होता है और नया जलोढ़ क्या होता है ना? पुराने जलोढ़ को खादर बोलते हैं, नए जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछो जल्दी से, प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ हाँ, निक्षेपण होगा हमें ना, क्योंकि अपर्दन तो पढ़ लिया। अब ये निक्षेपण से बनने वाली आकृतियाँ है ना, ये तो निक्षेपण की क्रिया के दौरान क्या क्या बनते हैं वो है। ये क्षेत्र मिलेंगे आपको, है ना? कभी कभी सीधा
ये जितने भी शब्द होते हैं ना, ये सारे 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। वो सीधा पूछ लेगा भाबर। प्रश्न देखे ना आपने कैसे आते हैं, ऐसे भी नहीं पूछते वो कि भाबर क्या है, क्या भी नहीं लगाते, सीधे शब्द देते हैं। सीधा शब्द देंगे भाबर, या बोल देंगे तराई, खादर, बांगर, या बोल देंगे पुराना जलोड़, नया जलोड़। पूछ लेंगे सरंद्रता, ऐसे पूछते हैं ना। तो इनमें फैक्ट याद है तो जल्दी से बन जाते हैं। अब समझिए पुराना जलोड़ नया जलोड़ होता क्या है। ठीक है, देखिए वही, पहले कोई नदी थी, ये नदी है ना, बह रही है, इसका पूरा बहाव क्षेत्र है। ठीक है ना, ये नदी का बहाव क्षेत्र है। और नदी कहाँ तक बह रही है, ये अभी नदी चल रही है इसके भीतर, है ना। ये उसका क्या हो गया, इलाका हो गया पूरा बहने का। ठीक, अब नदी निक्षेपण करती जाती है ना, तो अपने आसपास ऐसे तटबंध भी बना लेती है वो, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, अब नदी बह रही है, अब मान के चलो किसी साल अधिक बारिश हो जाए, है ना, तो बाढ़ आ जाती है, आती है ना बाढ़। तो मान के चलो यहाँ तक पिछली साल बाढ़ आ गई थी, है ना, इसको मान लो ये 3 साल पहले का है ना। तो बाढ़ कहाँ तक आ गई, यहाँ तक, इस किनारे तक आ गई। लेकिन अब जो बाढ़ आई वो केवल कहाँ तक आई, यहाँ तक ही आई, है ना। वर्तमान में जो बाढ़ आई वो कहाँ तक आई, यहाँ तक। ठीक है, तो जो और ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये बाढ़ मैदान कहलाते हैं ना, इनको बोलते हैं बाढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान। ठीक है, नदी के अगल बगल के जो मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाढ़ के मैदान, है ना। तो पहले बाढ़ यहाँ तक आई, और जलोड़ क्या है पहले तो समझो, जलोड़ जलोड़ हो रहा है जब से। एलुवियल क्या है, तोड़ो इसको, जल प्लस और, यानी जल के साथ ओढ़कर जो चीज़ें आती हैं, बहकर जो आती हैं, उनको जलोड़ बोलते हैं। अब जितनी भी चट्टानें, कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, मिट्टी जितनी भी आई, उनसे क्या बने, मैदान बड़े, तो इनको जलोड़ मैदान भी बोलते हैं। अब पहले यहाँ तक बाढ़ आई तो ये क्या हो जाएगा, पुराना। अब यहाँ तक आई तो इसको बोलेंगे नया। ठीक है ना, तो जहाँ तक अभी की बाढ़ है और पहली की बाढ़ है, तो जो पहले बाढ़ आई थी वो हो जाएगा हमारा पुराना जलोड़, और जो वर्तमान में जो बाढ़ आई है ये क्या करेगी, नई मिट्टी का निर्माण कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा, नया जलोड़। बस सिंपल है। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये किससे बनते हैं, बाढ़ से बनते हैं। जब नदियों में बाढ़ आती है, पहले मान के चलो यहाँ तक आ गई, अब बाढ़ यहाँ तक नहीं आ रही, यहाँ तक ही आ रही है, तो ये स्थान तो पुराना वाला हो गया, तो पुराना जलोड़ कहलाएगा, और ये नया। और इसी को बोलते हैं हम जलोड़ मिट्टी, है ना, जो आप पढ़ोगे। और यह क्या होती है, उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है ना, क्योंकि हर साल नए नए खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं बाढ़ के मैदानों को, इसलिए उपजाऊ रहती है। भारत में सर्वाधिक यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत का पूरा मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान किससे बना है, नदियों से बना है। ठीक है ना। बाढ़, अब बाढ़ पर एक कहानी है ना, आप कहें तो सुनाए, सुनाए, सुनना चाहते हो, क्या सुनोगे कहानी? हाँ हाँ, वो कल वाली आज सुनाऊंगा ना, मतलब जो कल का भी होता नहीं, ऐसा मत समझो ना, मैं मानता ही नहीं कल होता है। कल हुआ था क्या, वो तो आज था, आज आज है, कल 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 का कल आज हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहानी सुनते हैं ना। किस पर कहानी सुननी है, बाढ़ पर, है ना। बाढ़ का पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना, बाढ़ कैसे आती है, कैसे आती है बाढ़। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए ना, कॉपी पेन रख दीजिए ना।
आराम से सुनिए, बढ़िया कहानी है, 10 मिनट चलेगी ना। और मैं बीच में आंख बंद करने को बोलूँगा, सो मत जाना, क्योंकि कहानी सोचने पर आधारित है ना। सुनिए है ना, क्या हो अगर इंसानों के पास, इंसान इतने शक्तिशाली हो जाए कि वो प्रकृति को भी अपने द्वारा जो नियम बनाए हैं उनसे दंडित करने लगे। मान लीजिए अगर इंसानों के अधिकारों में प्रकृति को सजा देने की क्षमता होती तो गंगा और यमुना नदी पर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चलते इस अपराध का कि आखिर क्यों हर साल तुम्हारी वजह से लाखों लोगों को घर छोड़कर जाना होता है। ठीक है, तो इस मुकदमे का फैसला क्या होगा? सजा किसे होगी? अपराधी कौन होगा? है ना। तो समझते इसको एक कहानी के द्वारा। और कहानी का नाम क्या रखें? कहानी का नाम तो रखना पड़ेगा ना। बाढ़ का असली अपराधी कौन, है ना। बाढ़ का असली अपराधी कौन? क्योंकि अभी यमुना नदी में बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, ठीक है। तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया नहीं, इंसानों की अदालत में गंगा और यमुना अपना पक्ष रखती है। मुकदमा चलेगा तो पक्ष रखेंगे। गंगा यमुना अपना पक्ष रखती है और कहती है कि ये हमें अपराधी कैसे मान सकते हैं, हम तो पर्वतों द्वारा जो पानी आता है उसको समुद्र तक ले जाते हैं, अगर हम ऐसा ना करें तो शहर डूब जाएंगे, तो सज़ा देनी है तो पहाड़ों को दो। पहाड़ों ने भी अपना बचाव में सुझाव दिया कि हम तो पत्थरों से बने हैं जनाब, हमारा पानी से क्या लेना देना, सज़ा देनी है तो बादलों को दीजिए, वो हमसे आकर टकराते हैं, वो पानी की बूंदों में बदल कर नदियों में सैलाब ले आते हैं। बादल ने भी अपना सुझाव रखा कि हमें तो समुद्र बनाता है, वरना हमें क्या ज़रूरत है कि हम पत्थरों से सिर टकराएं। समुद्र ने आरोप सूरज पर डाल दिया कि सूरज की गर्मी से बचने के लिए मुझे अपनी सतह से भाप उड़ानी पड़ती है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा सारा शरीर खोलने लगे। अब सूरज ने भी काफ़ी सोचने समझने के बाद अपना पक्ष रखा और उसने कहा कि सारी गलती हाइड्रोजन की है, ना हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता, ना उससे रेडिएशन निकलती, ना वो पृथ्वी पर पहुंचती और ना समुद्र गर्म होते। तो इस तरह से सबने अपना पल्लू झाड़ लिया। वो फंस कौन गया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने सोचा मैं क्या कहूँ, तो उसने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किया और अपना पक्ष रखा कि मिलोड, आपके ये एक वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंथियर, उन्होंने कहा था कि 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था और बिग बैंग से ही मेरा जन्म हुआ और उससे मुझे ऐसा गुण प्राप्त हुआ कि मैं आपस में जुड़कर हीलियम बना सकूं। तो अपराधी बिग बैंग है, सज़ा उसको दो। अब सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी 5 जजों की बेंच, वो दुविधा में थी। अभी तक ये सिद्ध होना बाकी था कि क्या सच में बिग बैंग हुआ था। तो जजों ने हाइड्रोजन की दलील को सिरे से खारिज कर दिया और हाइड्रोजन पर हीलियम बनाने का प्रतिबंध लगा दिया कि तुम अपराधी हो। अब इसका असर पहले ही दिन से दिखने लगा है ना। आसमान साफ हो गए, बादल हटने लगे, नदियों में 15 दिनों में पानी कम होने लग गया। आंखें बंद करो आप, है ना। अब सोचो, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करते चलिए ना। आसमान साफ हो गया, बादल हटने लग गए, है ना, और सिर्फ 15 दिनों में ही नदियों का पानी कम होने लग गया और इंसान नदियों के किनारे आकर बसने लग गए। लेकिन धीरे धीरे सूरज की चमक कम होती गई, ठंड इतनी पड़ती गई कि घना कोहरा छाने लगा। 1 महीने में नदियों का पानी सूख गया और जो पानी बचा था वो बर्फ़ में बदल गया। अब जो नदियों पर बिजली बनाने वाले बांध थे वो किसी काम के नहीं रहे। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि डीजल पेट्रोल टैंकरों में जमने लग गया था, टैंकरों में जमने लग गया था, है ना। और सूरज चांद के जैसा दिखने लग गया और चांद पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
सूरज के पास इतनी रोशनी नहीं बची कि वो चांद को रोशन कर सके। दिन और रात में कोई अंतर नहीं जान पड़ रहा था। तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यदि हाइड्रोजन पर हीलियम बनाने का प्रतिबंध जल्दी नहीं हटाया गया तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, खेती नहीं हो पाएगी और बिना अनाज के इंसान भला कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और प्रतिबंध हटाने से पहले हाइड्रोजन को फिर से अपना पक्ष रखने को कहा और हाइड्रोजन ने दलील दी कि गलतियां आप करते हो और सज़ा जो दोष है वो सृष्टि के नियमों को देते हो, उन नियमों को जिनकी वजह से आप इंसानों का अस्तित्व है। ये नियम एक दिन में नहीं बने, इनको बनने और विकसित होने में अरबों साल लगे हैं और आप इनको बदलने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरे संसार में उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं। भला इंसानों को क्या ज़रूरत है कि वो ऐसे स्थानों पर रहे जहाँ बाढ़ आती ही है। ठीक है, और क्या होगा, और क्या हो सकता है बताएं? कुछ सस्ती ज़मीन के लिए बाढ़ आए ना, यदि हम थोड़ी सी बिजली बनाने के लिए नदी के बहाव को रोकने की कोशिश ना करें, नदी में बाढ़ आएगी, कुछ दिनों के बाद वापस अपने स्थान पर आ जाएगी, है ना? ठीक है। और सस्ती ज़मीन के चक्कर में हम नदियों के तराई क्षेत्र में मकान बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि 2 से 3 महीने हमको घर से दूर जाना होगा। तो हाइड्रोजन ने कहा दोष आप इंसानों का है, हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। ठीक, हम तो क्या है, प्रकृति से बंधे हुए हैं, जैसा वो चाहती है हम वैसा करते हैं। हम जिनके लिए बने हम वही करते हैं, लेकिन इंसान वो भी करते हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं है। ठीक है, तो सारी गड़बड़ी यहीं से पैदा होती है। बाढ़ तो बस एक संकेत मात्र है कि आप प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यदि इसको जल्दी नहीं रोका गया तो और भी गंभीर परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इनमें जल्दी सुधार करने की आवश्यकता है। और दूसरी समस्या आपकी बढ़ती हुई आबादी है। ये पृथ्वी अधिकतम 1000 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी चलाने के लिए साधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन इंसान जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये एक दूसरी समस्या है जिसकी वजह से ये जो वातावरण है वही रहने लायक नहीं बचेगा और तब शायद आप मानव ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। तो आखिरकार हाइड्रोजन ने मानव जाति को शर्मसार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगते हुए हाइड्रोजन को ससम्मान बरी किया और हीलियम पर प्रतिबंध हटा दिया। हाइड्रोजन से हीलियम बनाने का प्रतिबंध हटा दिया। कुछ महीनों बाद फिर से आसमान में सूरज चमकने लगा, बादल बनने लगे, पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलने लगी, नदियों में पानी आने लगा, जो मुरझाए हुए पेड़ थे वापस हरे भरे होने लगे और लगभग 1 साल के अंदर ही जैसे पहले स्थिति वैसी बन गई। लेकिन इस गुजरे हुए समय में पृथ्वी की आबादी लगभग 100 करोड़ कम हो चुकी थी। ठीक है, बाद में सर्वसम्मति से नियम बना कि नदी के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर घर बनाकर रहना गैर कानूनी है। अब मनुष्य को बच्चा पैदा करने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन इंसान संतान कम पैदा करे उसके लिए सरकारों ने नियम बनाए कि हर दंपत्ति की 2 संतानों के जन्म से लेकर शिक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, है ना। सारे बांध तोड़ दिए गए। हर देश की सरकार ने प्रत्येक घर को सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। अब डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन ग्रीन हाइड्रोजन और सौर बिजली पर चलने लगे। कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट बंद कर दिए गए, जिससे सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद हो गई, उससे सीमेंट का उत्पादन भी बंद हो गया और शहरों में बनने वाली ऊंची ऊंची इमारतें उनका निर्माण भी बंद हो गया और आने वाले 70 से 80 सालों में ये इमारतें खंडहरों में बदलने वाली थी।
वो सारे कारखाने बंद हो गए जिनको ऊर्जा पावर प्लांट से मिलती थी। परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े शहरों में लोग जहाँ से आए थे, जिन गांवों से, वो वापस गांवों में लौटने लगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने इतना सब कहा। मानव का स्वभाव है कि वो किसी चीज़ का चरम तक उपभोग करके ही खुद में बदलाव लाता है। जब तक वो किसी चीज़ को पा ना ले, दूसरों का समझाना, उसको एक भाषण देना और ज्ञान देना लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक वो खुद से गलती नहीं करता, दूसरों की बातें नहीं मानता कि ये गलत है, और उसका नुकसान भरना पड़ता है। ठीक है ना। और ये नुकसान मानव ने कैसे चुकाया था? 100 करोड़ इंसानों को खोकर। शायद ये ज़रूरी भी था, इसलिए कि प्रकृति ये समझाना चाह रही थी कि जो मानव है उनके भी कुछ मूलभूत नियम हैं जिनसे वो बंधे हुए हैं। तो इन नियमों के साथ संतुलन बनाए रखना है, उनके साथ अनुकूलता दर्शानी है। कहानी समझ में आई? समझ में आई? समझ गए हो ना? ठीक है, तो अब ये बताइए आप, बाढ़ का आपके अनुसार असली अपराधी कौन है? सोच के बता देना, है ना। ठीक है, कहानी में इंटरेस्ट आया तो थोड़ा सा, हम लोग ये सारे अपराधी है ना। ठीक है, हाइड्रोजन को बंद कर दिया बेचारे को, क्या करें। शायद टाइम हो गया, क्या हो जाएंगी। बाढ़ का असली अपराधी हो गया भाई इंसान, है ना। तो लिमिट में काम किया करो। कहाँ थे? अपक्षय, सॉरी, निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां, है ना। नदी के निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां, है ना। नदी निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां। अब जो अभी वो देखा था पीछे वाला डायग्राम, सारी आकृति उसी से आएगी ना, इससे नहीं, इससे, है ना। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सारी आकृति इसी से बनेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा जलोढ़ शंकु। क्या होंगे जलोढ़ शंकु? निक्षेपण से क्या होंगे? बड़ी बड़ी चट्टानें इकट्ठा हो जाएंगी। इकट्ठा होने लगेंगी और इनकी आकृति कैसी बन जाएगी? शंकु जैसी। ठीक है, तो और ये पानी के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, इसलिए इनको जलोढ़ शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो नदी के निक्षेपण द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें इकट्ठा हो जाती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? जलोढ़ शंकु। अब ये जब ये बहुत सारे शंकु मिल जाएंगे, है ना, जब बहुत सारे शंकु मिल जाएंगे आपस में, तो इसको बोलते हैं भाबर प्रदेश, जो अभी मैंने बताया था। जब बहुत सारे शंकु मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? भाबर प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया जलोढ़ शंकु? एलुवियल कौन? अगला है, हाँ जी, शंख। शंख कहाँ लिखा है भाई? शंकु, शंकु और शंकु, ठीक है ना। समझ जाया करो यार, भावनाओं पर जाया करो, शब्दों पर मत जाया करो, है ना। बोल तो मैं शंकु ही रहा हूँ ना, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला मिलेगा आपको जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन।
ये क्या होगा, जब नदियाँ बहकर आती है तो बड़ी बड़ी चट्टानों के बाद छोटी चट्टानें मिलेंगी, ठीक है ना। और ये जो अवसाद होंगी, जो अवसाद हैं, यहाँ पर अवसाद किस आकृति में जमेंगे, शंक्वाकार आकृति में। यहाँ वो जमेंगे ऐसे पंखे जैसे, है ना, ऐसे पंखे जैसे जम जाएंगे अवसाद आकर, ठीक है, पंखे जैसे जम जाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे हम, जलोढ़ पंख। और जब ये बहुत सारे पंख मिल जाएंगे तो इनसे कौन सा प्रदेश बनेगा, तराई प्रदेश। यानी जब बहुत सारे पंख मिल जाएंगे तो उससे तराई प्रदेश बनेगा। यानी जब नदी के निक्षेपण के द्वारा अवसाद इस प्रकार जमेंगे वो पंख के समान लगे हमें, तो उनको क्या बोलेंगे, जलोढ़ पंख। और जब बहुत सारे पंख मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनसे क्या बनेंगे, हमारे तराई प्रदेश, ठीक है। दोनों आकृति समझ में आ गई। इसके बाद एक मिलेगी आपको प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवीज। अभी मैंने बताया था वही है ना, ये तो नदी का बहाव क्षेत्र है पूरा, और नदी यहाँ से बह रही है ऐसे, है ना। और ये क्या करे, जब निक्षेपण के द्वारा यहाँ पर ऐसे तटबंध बना ले, है ना, अपने द्वारा जो बहाकर जो भी अवसाद ला रही है नदी, उसको ऐसे किनारों पर जमा कर दे, तो ये तटबंध बन जाते हैं ना, जैसे कि बांध बनाया हो ऐसा लगता है। तो इनको बोलते हैं हम, क्योंकि नदी स्वयं बना रही है, यानी प्रकृति स्वयं बना रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे, ये बाढ़ के मैदान है ना। ठीक है, आ गया समझ में। जब नदी निक्षेपण के द्वारा अपने तट क्या हो, स्वयं बना ले जमा कर करके, तो उनको बोलेंगे प्राकृतिक तटबंध। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अगली आकृति मिलेगी आपको इसमें बाढ़ के मैदान। इसी में बता देता हूँ बाढ़ के मैदान, तो मैं अलग से क्यों बताऊँ। अब क्या होगा बताओ, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन। बता सकते हो ना। जब नदी आएगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पर ऐसे निक्षेप जमा करती चली जाएगी। तो जहाँ तक इसके निक्षेप जमा होगा दोनों दिशाओं में, दोनों किनारों पर, और जब नदी का बाढ़ उतर जाती है तो यहाँ क्या बन जाता है, मैदान बन जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन। ये भी किससे बन रही है, निक्षेपण से, क्योंकि नदी में बाढ़ आती है, यहाँ कुछ जमा करती है वो अवसाद वगैरह, और मैदान की जैसा बनाकर चली जाती है, तो इनको बोलेंगे फ्लड प्लेन, बाढ़ के मैदान। ठीक है। अब इसके बाद जो आकृति आती है उसका नाम है ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। ऑक्सबो लेक, गाय तो देखी होगी या वो भी नहीं देखी, गाय खुर देखा उसका, बस उसके जैसी आकृति बन जाएगी, उसमें पानी भर जाएगा, गोखुर झील कहलाएगी। बस
मतलब कहीं गाय जाएगी, गड्ढे में पैर रखेगी पानी वाले में, थोड़े कीचड़ में, और उसकी आकृति छप जाएगी, उसमें पानी भरेगा तो गोकुल झील। बस नाम से तो ऐसा ही लग रहा है ना, पर किसके द्वारा पढ़ रहे हैं हम? नदी के द्वारा। नदी भी तो हमारी माता है ना। ठीक है, देखो क्या होता है। मैंने आपको बताया था नदी विसर्ग, बताया था। तो नदी विसर्ग में क्या हो रहा था? ऐसे नदी बह रही थी, ऐसे, है ना, ऐसे बह रही थी, ऐसे ही चल रही थी नदी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप चल रहा हो। ठीक है, ये तो हो गया नदी विसर्ग। अब ये बूढ़ी होकर इसको क्या आलस आ जाते हैं। अब ये ऐसे जा रही है ना, ये तो हो गया नदी विसर्ग। पूरा तो बोलेंगे तो इसको नदी विसर्ग। अब क्या होगी, ये जैसे ऐसा घुमाव लग रहा है ना ये, तो इसको धीरे धीरे काट काट कर इधर से कटेगा, इधर से घुमाव लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ऐसे। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से ये फिनिश। ठीक है, तो ये सीधी नदी क्या हो जाएगी फिर? ये वाला इलाका हो जाएगा बंद, ऐसे, और नदी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ऐसे बहना स्टार्ट कर देगी। और ये बच गया हमारा गाय का खुर, इसमें पानी भरा रह जाएगा। बस इसी को बोलना है गोखुर झील। यही कहलाएगी हमारी गोखुर झील। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई? बड़ी जल्दी आती है ना, बस फिर कल पूछता हूँ, बड़ी जल्दी आती है। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आना चाहिए ना, रिवीजन करोगे सब याद आ जाएगा बाद में। ठीक है, बन गई गोखुर झील। अब बनते हैं द्वीप, नदी द्वीप, आइलैंड। बस दो आकृति और है, उसमें खत्म हो जाएगा। नदी द्वीप, रिवर आइलैंड। नदी द्वीप कैसे बनेंगे भाई? निक्षेपण से नदी द्वीप कैसे बनेंगे? मान के चलिए ये कोई नदी बह रही है ना, बह रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला बहना भाई, बहती रहे, हमको क्या लेना देना, है ना। लेकिन हुआ क्या, इसने अवसाद जमा किए, यहाँ ऐसे अवसाद जमा कर दिए बहुत सारे। ठीक है, कोई मान के चलो कठोर चट्टान भी आ गई, तो और अवसादों का जमावड़ा हो गया। अब नदी से ये हट नहीं रहा, तो क्या करेगी, एक पार्ट इसका इधर से निकल जाएगा, एक पार्ट इधर से निकल जाएगा, ऐसे। ठीक है, और बीच में क्या बन गया ये? अब जिसके चारों ओर पानी हो जाए ऐसे, उसको क्या कहेंगे? द्वीप ही है वो। तो जब निक्षेपण के द्वारा क्या हो, अवसादों का बहुत सारा जमाव हो जाए और नदी क्या हो उसके चारों तरफ से बहकर निकले, तो उसको बोलते हैं नदी द्वीप। और ये मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर, है ना, माजुली द्वीप। माजुली या मांजुली का? माजुली द्वीप क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, भारत में ही है, कहीं नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे मिलेंगे आपको अमेजन नदी पर, नदी द्वीप। ठीक है, मांजुलिका से कुछ याद आया आपको? माजुली से, माजुली है ना, माँ नहीं है, माजुली, माँ। मांजुलिका मूवी देखी है? वो एक मूवी का नाम है भूल भुलैया 2, है ना, मांजुलिका। कितना डर लगता था उससे, जिसने देखा होगा वही समझ रहा होगा, है ना।
जब वो कमरे में बंद होता है जब दरवाजे पे ताला फड़फड़ाता है ना, तब यहाँ भी कुछ फड़फड़ाने लगता है। ऐसा ही होता है ना, देखा करो, मज़ा आता है ऐसी मूवियों में, है ना। स्क्रीन से बाहर तो निकल के आना नहीं है उसको, असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, बस एंजॉय किया करो, है ना, है ना। और ऐसी मूवियों को हो सके तो रात के 10 बजे के बाद देखा करो, ताकि सारी रात जग सको पढ़ाई नहीं होती ना रात में, कुछ लोग कहते हैं सर रातों में नींद आती है, हमें पढ़ाई नहीं होती, बस 2 घंटे वो मूवी देख लो, सारी रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि पता है वो रात में ही आती है है ना, और आके गेट फड़फड़ाएगी फिर। बट वो मांजुलिका ठीक थी, है ना, जो असली मांजुलिका थी वो तो बाहर घूम रही थी, तो डरने की जरूरत नहीं थी, है ना। पर वो भी तो बाद में बताते हैं ना, पहले बता देंगे तो हमें डर नहीं लगेगा, कि मज़ा ही नहीं आएगा देखने का, है ना। बन गए द्वीप, बन गए। लास्ट है इसमें एक मिलेगा आपको डेल्टा। डेल्टा क्या होते हैं, जैसे ये नदी आ रही है ना बहकर, और ये अपने मुहाने पर क्या करे, जितने भी सारे अवसाद हैं ये ऐसे ऐसे भागों में बंट जाएगी, और बीच में क्या बनेंगे, ऐसे बहुत सारे डेल्टाओं का निर्माण हो जाएगा, है ना, यानी अवसाद जमा हो जाते हैं समुद्र के किनारे। ज़्यादातर कहाँ मिलेगा आपको, नदी के मुहानों पर, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा। ये आपको मिलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, सुंदरवन डेल्टा सुना होगा आपने नाम, पश्चिम बंगाल में ना। अब इन डेल्टा के भी क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। अब भाई अवसाद तो कैसी भी आकृति में आके जम जाएगा। एक डेल्टा है जो क्या है, ऐसे चाप के आकृति में जमे, ऐसे चाप जैसा, तो उसे क्या बोल देंगे, चापाकार डेल्टा, ठीक है, चापाकार डेल्टा। आर्कुएट डेल्टा, इसके उदाहरण लिख लेना, जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो चापाकार डेल्टा ही बनाती है। अब मान के चलो कोई डेल्टा ऐसा ना जमे, अब वो जम कैसा जाए, क्या लग रहा है, पंजा लग रहा है, पंजा लग रहा है ना, इसको बोल देंगे पंजाकार डेल्टा, बस सिंपल है। पक्षी के पंख, पैर होते हैं ना, या उसके पंख होते हैं, पर इसको बोलते हैं पंजा। जैसे मान के चलो 3 ही हैं ये, ऐसे बन जाए कोई, तो पंख लग, पैर लग रहे हैं ना किसी पक्षी के, तो इसको बोलते हैं पंजाकार डेल्टा, वर्ड फुट, है ना, डेल्टा। इंग्लिश में इसको बोलते ही हैं वर्ड फुट डेल्टा। ये मिलेगा आपको मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी मिलेगी आपको, मिसिसिपी मिसौरी, है ना, ये मिलेगी आपको नॉर्थ मैक्सिको में, है ना। मैक्सिको की खाड़ी देखिए, वहाँ पर जो डेल्टा बनता है, वहाँ एक नदी है मिसिसिपी, तो मैक्सिको की खाड़ी में इस प्रकार का डेल्टा बनाती है ये नदी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी मिसौरी पूरा नाम है इसका, है ना। नॉर्थ अमेरिका यूएसए में मिलेगी, ठीक है। एक और डेल्टा होता है जिसको बोलते हैं एस्चुरी, या इसको को बोलते हैं ज्वर नदमुख, ज्वर अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, ज्वर नदमुख डेल्टा। ये जो डेल्टा बनाती है हमारी नर्मदा और ताप्ती बनाती है। यानी ज्वर नदमुख ऐसे होते हैं जहाँ पर अवसाद जमा नहीं होते, वहाँ चट्टानें होती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, नदी सीधी जाके समुद्र में मिल जाएगी, ऐसे कोई अवसाद जमा नहीं करती, क्योंकि वो भ्रंश घाटियों में बह रही है, तो अवसाद कहाँ से लाएगी, चट्टानों में बह रही है। तो नर्मदा नदी पूरी चट्टानों में बहती है। नर्मदा नदी देखने गए हो कभी? जबलपुर तो पास में है, बेड़ा घाट तो आया करो।
जाना है ना। अब इस वाले मौसम में जाना, अच्छे से दिखेगी नदी, तो पूरी दिखेगी आपको, बिल्कुल चट्टाने ही चट्टाने हैं। अब उसमें अवसाद कहाँ से आएंगे बताओ? तो वो सीधी जाकर क्या करेगी, समुद्र में मिल जाएगी। तो वो क्या बनाती है, जो नदी बनाती है ना एस्चुरी, तो उनको बोलते हैं एस्चुरी डेल्टा। जो आपकी वैनगंगा है, इसमें भी चट्टाने ही चट्टाने हैं ज़्यादातर। तो अब जो मैदानों में से बहेगी वही तो अवसाद लेके जाएगी, मैदानों में है ही नहीं, वो अवसाद कहाँ से ले जाएगी? तो देखा होगा आपने, चट्टानों में नदी बहती है वो बिल्कुल साफ सुथरी भी होती है। नर्मदा नदी को देखना है ना, बहुत शानदार है, ठीक। लेकिन जहाँ मैदानों में प्रवेश करेगी वहाँ प्रदूषण हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग तो यहीं अभी जो कहानी सुनी थी, है ना, ठीक है। समझ में आई दोनों आकृतियाँ? दोनों को लिख के लाना है ना 11-11 नंबर के प्रश्न में। अभी आप लोगों का काम है कि 3 नंबर में पूछे तो कैसे लिखें, 5 नंबर में पूछे तो क्या लिखना है हमें, 11 नंबर में पूछे तो क्या लिखना है। प्रश्न 3 टाइप से आते हैं, मैं तीनों टाइप से बता रहा हूँ। अगर सिंपल वो पूछ लेंगे चापाकार डेल्टा, बस उदाहरण दे देना, बता देना जिसकी आकृति चाप के जैसी हो। पंजाकार डेल्टा, या फिर पूरा वर्णन पूछ लेगा नदी निक्षेपण से बनने वाली आकृति, या जैसे बीच में से पूछा था संप्राय मैदान, इसी में पूछ लेगा जलोढ़ शंकु क्या है, जलोढ़ पंख क्या है, गोकुल झील क्या है, ठीक है ना। 5 नंबर में पूछेगा तो कोई 2 दे देगा, या किसी एक का वर्णन पूछ लेगा, ठीक है। 5 नंबर में क्या है, 50 शब्द लिखने होते हैं, आराम से हो जाएंगे। अब इतना पढ़ा दिया, इतना तो लिख ही लोगे। तो एक प्रश्न की या एक ही टॉपिक को 3 प्रश्न के आधार पर पढ़ा है ना। 3 नंबर में कैसे लिखना है, 5 में कैसे लिखना है, और उसी को 11 में। ये आपको पहचानना है ना कि 3 नंबर में क्या आ सकता है, 5 नंबर में क्या आ सकता है, 11 नंबर में कैसे आ सकता है। तो मैं पूरा 11 के हिसाब से बता रहा हूँ, छोटे आप करने में माहिर हो। वैसे कुछ नहीं बताते तो लिखोगे क्या, अपने आप छोटा हो जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।